सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज फिर से स्वागत करता हूं आपका इस नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने लेक्चर 1 थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक बेसिक टर्म्स जानी थी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिक बेसिक चीजें कौन सी पढ़ने वाले हैं, और वो सब हमने अच्छे से देखी। बहुत छोटी सी वीडियो थी, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर लेक्चर 1 देख सकते हो। आई थिंक 40 टू 45 मिनट्स का ही लेक्चर था, तो बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर था भी नहीं वो। अब आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे, हीट कैपेसिटी को समझेंगे, और उस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ठीक है, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यहां पर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, थ्योरी भी समझेंगे, और कॉन्सेप्ट तो करने ही वाले हैं। तो बिल्कुल मजे के साथ आपको जुड़ जाना है इस वीडियो में। और मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके सिर्फ ये भी बता सकते हो आप आपको इसके बाद कौन से टॉपिक्स पे या कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, या उस पर आप कोई शॉर्ट वीडियो भी चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हो लिख के, जिससे कि हमें पता चल जाए। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा, या किसी भी टीचर को जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है? तो आपको कमेंट करके या लिख के बताना होगा ना। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसमें भी आप बता सकते हो। नहीं तो आप सीधा डायरेक्टली कमेंट करो और बताओ मुझे इस टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा, पूरी ट्राई मारूंगा कि मैं उस पर जल्द से जल्द एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो ही बना दूं। अगर लॉन्ग वीडियो बनाने में टाइम लगेगा तो वो चीज करने के लिए मैं रेडी हूं। ठीक है, बस आपको बताना होगा, ठीक है? वरना मुझे खुद से, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मुझे कैसे पता चलेगा, है ना? अब लेक्चर नंबर 2 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट किए बिना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारा आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से अपना जो बेस है ना वो क्लियर रख के चलना है, एकदम क्लियर रखना है। तो देखो, हमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, और जिस पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको ज्यादा तवज्जो देनी है, उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। और मैं आपको वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन ही करवाऊंगा जैसे क्वेश्चन आपके नीट में आए हुए हैं पहले भी, या जो एनसीईआरटी बेस्ड है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें करने हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन वैसे भी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ गया तो वो आप छोड़ोगे ही। तो हमें ज्यादा जो फोकस करना है वो उन क्वेश्चंस पे करना है जो कैलकुलेशन में बहुत लंबे भी ना हो, और कॉन्सेप्ट वाइज भी मतलब इजीली हो जाए। हाँ, हम हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन बाद में। पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले जो तवज्जो होगी वो फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे होगी। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं कि जीरोथ लो क्या होता है। अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने कभी एक चीज नोटिस की है? एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं छोटा सा, आप घर पे करके देख सकते हो। दो गिलास लो, ठीक है? सपोज करो आपने दो गिलास लिए। एक गिलास में आपने बर्फ डाल रखी है, बर्फ के आइस क्यूब डाल रखे हैं बड़े बड़े, ठीक है? उस गिलास में आपने बर्फ रख दी। एक आपने लिया गर्म पानी। क्या लिया? गर्म पानी। मतलब बॉइल्ड होता है ना, बॉइल, वार्म ले लो या बॉइल्ड वाटर ले लो, ठीक है? वो आपने ले रखा है, गर्म पानी एक तरफ ले लिया, और एक तरफ लिया आपने ऐसा गिलास जिसमें बर्फ रखी है। अब उस दोनों को आपको 1-1.5 घंटे के लिए ना टेबल पे रख देना है एक साथ। ठीक है, एक साथ रखना है टेबल पे। अब 1.5 घंटे आप घूमने चले जाओ, बाहर चले जाओ, या पढ़ने लग जाओ 1.5 घंटा, ये बेस्ट है। आपको 1.5 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटे बाद आके आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि थोड़े समय के बाद ही वो दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गए, यानी कि दोनों लिक्विड फॉर्म में आ गए और दोनों का टेम्परेचर भी सेम हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? एक तो बर्फ थी और एक गर्म पानी था एकदम, तो उसको गर्म रहना चाहिए था, और ये बर्फ वाले को बर्फ रहना चाहिए था। बट ये दोनों सेम कैसे हो गए? मतलब थोड़ी देर बाद जब मैं देख रहा हूं पी के, तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, दोनों लिक्विड है और दोनों एक ही टेम्परेचर पे आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचा है? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर था उससे कांटेक्ट में आ गए, और उससे कांटेक्ट में आते ही उनका भी टेम्परेचर वैसा ही हो गया। तो यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सपोज करो कोई हमारा, हमने 3 बॉडीज ली है, ठीक है? हमारा जो ए है वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में है,
कौन से इक्विलिब्रियम में? थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ए जो है मेरा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यहां तक बात क्लियर है। और बी भी मेरा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो मतलब ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो होगा क्या, ये जो ए और बी है ना, ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो होगा क्या, ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है, अगर कोई दो बॉडीज किसी तीसरी बॉडीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों बॉडीज भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। अब इसको पढ़ो। सो देयरफॉर ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम if two bodies A and B are in thermal equilibrium with another body C। देखो मैंने अभी बताया ना, if A and B are in thermal equilibrium with another body C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो कितना इजीली हमने इसको समझ लिया पानी के गिलास से। मतलब ऐसा मैंने एग्जांपल उठाया है जो हर बच्चे को आता होगा और हर कोई घर पे ट्राई करके देख सकता है। कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट तो नहीं बताया मैंने, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट बताया ना। अरे गर्म पानी घर पे गैस पे गर्म करो पानी और रख लो, और फ्रिज में से बर्फ निकालो गिलास में डालो, उतना ही, बस यही तो करके देखना है। नेक्स्ट आ जाता है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसकी थ्योरी बहुत रेयर है कि कोई आपसे थ्योरी पूछे। हर बच्चे को पता है यार, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही उसको तबाह कर सकते हैं, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये वाली थ्योरी सबको पता होती है। अब थ्योरी में से तो क्वेश्चन 100% नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा? इस पे बेस्ड एक फॉर्मूला है। कौन सा वाला? वो अभी हम देखेंगे। और इसके कुछ चेंजेस है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें उस पे फोकस करना है। पहले मैं थ्योरी बता देता हूं आपको सिंपली। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। टोटल एनर्जी क्या रहेगी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की? कंजर्व्ड रहेगी। तो यानी कि जो भी हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें जो हमारी टोटल एनर्जी है वो कभी भी क्या होगी? कंजर्व्ड होगी। अब सिस्टम कैसे एनर्जी एक्सचेंज करेगा वो देखते हैं। सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग बाय हीट एंड वर्क। अब आप पूछोगे सर ये हीट और वर्क क्या है? तो देखो, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ वर्क। आपने फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा और हीट तो आपने पक्का ही पढ़ा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हो फिजिक्स पढ़ते ही हैं। आप नीट वाले हो आप भी फिजिक्स पढ़ोगे, जेई वाले भी फिजिक्स पढ़ेंगे। तो ये मैथ्स या बायो नहीं है कि मतलब बायो वाले मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, नॉन मेडिकल वाले बायो नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिजिक्स तो आपका कॉमन सब्जेक्ट है तो आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा। पहले ये एक्सप्रेशन देख लो फर्स्ट लॉ का, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो देखो यहां पर मेरा जो डेल्टा यू है वो क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये मेरा इक्वल्स होता है हीट गिवन टू द सिस्टम जो कि है क्यू प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, जो हमारा हीट और वर्क है, हमें एक चीज मालूम है कि ये दोनों ही कौन से फंक्शन है? पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। पाथ फंक्शन है ना, डायरेक्शनल होते हैं। अब इनको मैं आसानी से एक्सप्लेन करता हूं। यहां देखो, हीट एंड वर्क, तो बोथ आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बोथ क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अभी मैंने बताया ना, एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, एक्सचेंज होती है? या तो हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में, और दोनों ही पाथ फंक्शन है। ठीक है, दोनों ही क्या है? पाथ फंक्शन है। पहले हीट को समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा तेजी से हमें करना होगा। ठीक है, ये बेसिक टर्म है इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से आपको सिखा रहा हूं। वैसे आपको समझ में तो आ जाएगा, ठीक है, आप खुद से भी पढ़ोगे समझ जाओगे। जिसने फिजिक्स पढ़ रखी है उसको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आई थिंक। तो देखो, हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड across boundary as a result of temperature difference between system and surrounding। तो हीट क्या है हमारी? जो हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो, एनर्जी ही है एक तरीके से, हीट क्या है ना, क्या है? एनर्जी ही तो है एक तरीके से। हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी है जिसमें हीट रिलीज होती थी या हम एनर्जी रिलीज बोलते थे। तो वो इसीलिए बोलते थे क्योंकि एनर्जी भी रिलीज हीट की फॉर्म में हो रही थी वहां पर, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और कभी भी जो एनर्जी का फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है, ये आपको पता ही होगा। एनर्जी कहां से कहां जाती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ये भी कॉन्सेप्ट हीट से पता चलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है,
वर्क देख लो, वर्क क्या होता है? इट इज द मोशन अगेंस्ट एन अपोजिट फोर्स। अब देखो वर्क का आपको बहुत सारा मतलब फॉर्मूलाज पता होंगे, आप उसको प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, पीवी वर्क भी होता है आपका, ठीक है। लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वर्क का, कभी भी मुझे बताना हो कितना वर्क है तो मैं ऐसे ही बताऊंगा ना कि कितना डिस्प्लेस हुआ और उस पर कितना फोर्स लगाया, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर मेरे पास कोई टेबल है सपोज करो, और मुझे ये बताना हो इस पे कितना वर्क लगाना है, तो पहले मैं देखूंगा इस पे कितना फोर्स लगाया और कितना ये डिस्प्लेस हुआ, इसी टाइप से चेक करेंगे ना। तो देखो यहाँ पर हम वही चीज बोलेंगे कि वर्क हो जाएगा हमारा एफ इंटू डी एक्स, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको एफ इंटू डीएल भी लिखते हैं कई बार, ठीक है, फोर्स इंटू डीएल भी लिख देते हैं। डीएल क्या होता है? वही डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डीएल भी लिख सकते हो, डीएस भी लिखते हैं कई जगह, कई जगह डीएस भी लिखा होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हमें पता चल गया है ना कि देखो डिस्प्लेसमेंट को डीएक्स लिख दो, डीएस लिख दो या डीएल लिख दो, एक ही बात है। मेन चीज क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को तो हमेशा एफ से ही डिनोट करेंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में अब आ गई होगी, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखो, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत सारे। और ये इंटरनल एनर्जी हमने कल पढ़ लिया था, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है वो एक बार जाओ लेक्चर 1 देखो, क्योंकि बार बार वो चीज बताना फिर मेरे लिए टाइम वेस्ट करने जैसा ही है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, थर्मोडायनेमिक्स के बाद थर्मोकेमिस्ट्री भी करवाना है। और इतने बड़े चैप्टर में अगर मैं एक एक चीज पे इतना ज्यादा टाइम लगाऊंगा, तो फिर देखो सिंपल सी बात है कि ये चैप्टर बहुत लंबा खिंच जाएगा, बहुत सारे लेक्चर इसमें हो जाएंगे, और मैं वो चीज नहीं चाहता हूँ। उसमें फिर आपका भी नुकसान है, जहां पर 7-8 लेक्चर होने चाहिए वहां 10 लेक्चर देखने को मिलेंगे, तो वो चीज नहीं करनी है हमें। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें फास्ट ट्रैक रिवीजन थोड़ा सा पकड़ना होगा, क्योंकि मैंने देखा आईनी के इक्विलिब्रियम में बहुत टाइम लग गया, 8 लेक्चर उसके बने और बड़े बड़े लेक्चर बने। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में भी 4 लेक्चर थे, तो 8 + 4 12 लेक्चर्स आपके कम से कम इक्विलिब्रियम में लग गए। मतलब कम से कम मैंने 13-14 घंटे या उससे भी ज्यादा का आपको कंटेंट दिया है उस पे। वो एक अच्छी बात है कि मैंने ज्यादा कंटेंट दिया, लेकिन आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए कि नहीं? है ना, आप लोग तो वन शॉट रिसर्च करते हो, मुझे तो पता है। आप नहीं चाहते हो इतना ज्यादा, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से इतना कंटेंट भी आप नहीं चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दूं, तो उसके लिए मैं ट्राई करता रहता हूं। उसके लिए मेरी ट्राई हमेशा रहती है कि मैं अपना बेस्ट दूं, और अपना बेस्ट देने के साथ साथ मैं आपका टाइम भी बचाऊं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, और यहाँ ज्यादा बोल के भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, अब देखो साइन कन्वेंशन ऑफ हीट एंड वर्क, ये समझ लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बताया था ना थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, माइनस प्लस का, कि वहां वर्क हम माइनस लेते हैं, यहाँ प्लस लेते हैं, जो वहां माइनस ले रहे हैं वहां प्लस ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव, और उधर हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? निगेटिव होगा। ऐसी हीट को देखो, तो हीट के केस में तो आप आसानी से समझ लोगे, आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती थी? हीट रिलीज होती थी, तो वहां पर डेल्टा एच हम निगेटिव लिखते थे। बताओ हाँ कि ना? लिखते थे ना? वैसे ही यहां पर देखो, सिंपली जब हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, हीट एब्जॉर्ब कब होती थी? एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। किस केस में? एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। तो यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और उसमें मैं डेल्टा एच क्या लिखता था? पॉजिटिव लिखता था, है ना। तो उससे आपको साइन कन्वेंशन का पता चलेगा। तो यानी हीट रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाले पार्ट से समझ लो निगेटिव है, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी एंडोथर्मिक वाले पार्ट से समझ लो पॉजिटिव रहेगी। तो ऐसे आप याद कर लोगे इजीली। तो वर्क डन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको मैं करवाऊंगा आगे चल के। अभी देखते हैं इस वीडियो में हम वर्क डन हर प्रोसेस के लिए ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन उस पे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं। आज नहीं होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, पर होंगे, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हीट कैपेसिटी के ऊपर भी रख दिए हैं, क्योंकि हीट कैपेसिटी आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है,
ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस 100 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, द वर्क डन बाय द गैस। ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ो। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस 100 जूल ऑफ हीट, देखो हीट की हीट का दे दिया है हमें, कितनी हीट लग रही है, ठीक है 100 जूल लग रही है, और वर्क डन पूछा है मुझसे, मुझे डब्ल्यू बताना है, ठीक है। और देखो डेल्टा यू क्या होता है उस केस में, जीरो होता है आइसोथर्मल के केस में। अब तो आप फॉर्मूले से कर लोगे ना, फॉर्मूला ये वाला लगाना है, देखो मैंने जो अभी लिखवा रखा है आपको, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बस। तो आपको निकालना क्या, आपको पता चल गया ना, वर्क डन निकालना है, तो बस निकालो, अब तो हो जाना चाहिए। और ये जीरो है, तो यानी कि डब्ल्यू कितना आ जाएगा, अब बताओ जल्दी, सॉल्व करो, 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सॉल्व हो जाना चाहिए। हो गया, अब तक तो हो गया होगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस क्यू हो जाएगा, यानी कि जो हीट दी हुई है, यानी कि -100 जूल हो जाएगा ना, बस यही तो करना था, इतना दी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो मैंने क्या बताया था, वर्क डन ऑन द गैस हम क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे, वर्क डन बाय द गैस निगेटिव लेते थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो देखो ये माइनस आ गया, इसका मतलब हमने सही निकाला है, वर्क डन बाय द गैस। अभी पीछे हमने बताया था ना, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी वही वर्क डन बाय द गैस निगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पर भी हमें निगेटिव ही देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हीट कैपेसिटी। अब मेन टॉपिक जो मुझे लगता है ना स्टार्ट हुआ है, वो यहां से स्टार्ट हुआ है। हीट कैपेसिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, और अगर आप क्लास 11th का पेपर दे रहे हो तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा का नहीं आता, ठीक है। लेकिन आपको समझ आ जाएगा, आप एक बार हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी आ जाए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे हो जाएगा, आपसे हिलेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं हिलेगा, बहुत ही आसान तरीके से हमें इसे समझना है। और थ्योरीज रटने पे मत फोकस करो, थ्योरीज रटने पे फोकस करोगे तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना। थ्योरीज आपको रटनी, मैं कभी नहीं बोलता कि थ्योरी रटो, थ्योरी रटने पे काम करना होता तो फिर बहुत सारी चीजें हो सकती थी, हमें वो चीज करनी ही नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, अब यहां पर इसका टेम्परेचर था सेम टू सेम, एक बीकर लिया, उसके अंदर सॉल्यूशन डाला, या वाटर मान लो, वाटर है, ठीक है। अब उसका हमने थोड़े टाइम बाद टेम्परेचर नापा 35 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही हम उसको हीट करते गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर हो गया 36 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसे ही मान लो ना, पहले मैंने पानी लिया, उसको गैस पे रखा, 35 डिग्री चल रहा था एटमोस्फेयर का टेम्परेचर, ठीक है, 35 डिग्री पे ही होगा ना, एकदम स्टार्ट करते ही तो गर्म नहीं होगा, टाइम लगता है ना उसको गर्म होने में। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, वो एकदम थोड़ी रखते 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो धीरे धीरे होगा ना। तो जैसे ही मैंने रखा, अब 2 सेकंड बाद उसका टेम्परेचर सपोज करो, या फिर थोड़े टाइम बाद, 5 सेकंड 10 सेकंड बाद, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 36 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हुआ क्या, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, यानी चेंज कितना आया, 1 डिग्री सेल्सियस। तो वही चीज को अब हम क्या बोलेंगे, जो हमारी हीट रिक्वायर्ड होगी किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसको हम हीट कैपेसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। यानी कि किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, उसका अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है टेम्परेचर, तो उसमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि उसको हीट देनी पड़ेगी ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ये तो आपको पता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। और टेम्परेचर कम करना है तो
तो फिर उस केस में फिर एनर्जी रिलीज वाला केस आ जाएगा, उतना डीप में मत जाओ। बट ये तो सिंपल ही है कि अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे हीट देनी होगी, हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर। अब यहां पर केस आएगा टोटल हीट कैपेसिटी का, यानी हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस अंडर द गिवन प्रोसेस। तो जो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम हीट कैपेसिटी या टोटल हीट कैपेसिटी बोल देंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है सी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। इसको डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी भी बोलते हैं कई जगह, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा टेम्परेचर होता है टी, ये स्मॉल में मैंने लिख दिया है लेकिन ये टेम्परेचर है, ये आपको याद रखना है। क्या है? टेम्परेचर। ये डी डेल्टा टी मतलब ऐसे ही लिख लो आप, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, डेल्टा टी कैपिटल में ही लिखो, हाँ ठीक है ना। तो ये हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी या डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। इस पे हम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं। अगर आपने फॉर्मूलाज भी याद करके रख लिए ना, हीट कैपेसिटी के, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, मोलर हीट कैपेसिटी के, तो आपका फॉर्मूला याद करने से ही भी काम चल जाएगा। अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, अब देखो आपने हीट कैपेसिटी यहां पढ़ी थी। अब मुझे 1 मोल के लिए हीट कैपेसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? सपोज करो मुझे, अभी मैंने सब्सटेंस की बात की, अगर उस सब्सटेंस में भी 1 मोल सब्सटेंस के लिए मुझे निकालनी हो तो क्या करूंगा? फॉर्मूला यही रहेगा, बस मुझे क्या करना होगा, 1 मोल से डिवाइड कर देना होगा। और अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी होगी, मतलब मैं 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए निकाल रहा हूं, उस केस में मैं 1/m कर दूंगा। तो यही चीज आप पढ़ने वाले हो आगे, ठीक है। पहले मैं आपको मोलर हीट कैपेसिटी बता देता हूं। तो हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या है, बात तो वही है, बस क्या है, यहां हम 1 मोल के लिए ले रहे हैं, कितने, 1 मोल के लिए। यहां हमने क्वांटिटी निश्चित कर दी है कि मुझे अगर 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर रेस करना है, उसके लिए मुझे कितनी हीट चाहिए, वो मेरी मोलर हीट कैपेसिटी होगी, जिसको सीएम से डिनोट करते हैं, सी और ये सफिक्स में एम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सी एम इक्वल्स टू, ये क्यू है, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्यू है, डी क्यू अपॉन एन डी टी। मैंने अभी बताया ना डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता था, बस उसे क्या करो 1/n से मल्टीप्लाई कर दो या एन से डिवाइड कर दो, तो वही आ गया ना। यानी इसका मतलब वही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और ये हो गया 1/n। तो ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं, दिमाग में घुसा कि नहीं, समझे, ठीक है। अब देखो सी एम यहां से हो जाएगा सी अपॉन एन। अब आप कहोगे ये सी क्या है सर? अरे ये सी वही है जो हमने टोटल हीट कैपेसिटी निकाली है। क्या है जो हमने सी निकाला टोटल हीट कैपेसिटी यहां पर, वो क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और ये क्या आ रहा था, 1/n इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है, ये पूरा मेरा सी ही तो है, तो ये सी बाय एन आ गया यहां से। क्या आ गया, सी बाय एन आ गया, क्योंकि सी की वैल्यू क्या थी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी थी, और इसका जो वैल्यू आ रही थी सीएम की, वो 1/n डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी थी। या फिर अगर मैं इसमें रिलेशन निकालना चाहूं यहीं से, तो ये भी कह सकता हूं सी इक्वल्स टू एन इंटू सी एम। ये मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इस पे बेस्ड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कि क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको हीट कैपेसिटी गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है, अब मोलर हीट कैपेसिटी निकालो इतने मोल पे, तो आप निकाल पाओगे, या उसमें मास दे दिया होगा तो मोलर मास से डिवाइड करके उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई करके हीट कैपेसिटी निकालेंगे। मैं दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट आता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसपे तो क्वेश्चन आता ही आता है। जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी समझ आ गया ना, उसका आधा काम ऐसे ही सॉल्व हो गया, आधा काम ऐसे ही सॉल्व हो गया। इसमें भी फिर सीपी सीवी आता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, वो भी आएगा। पहले हम इसको समझेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अच्छे से। तो देखो, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब वही बात है, सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए कितनी हीट चाहिए, वही है, बस क्या जोड़ दिया हमने,
पहले हमने 1 मोल के लिए जोड़ा था, यहाँ 1 ग्राम के लिए जोड़ दिया। तो यानी मुझे 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, वो मेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। समझ पा रहे हो? समझे? ठीक है। एस हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इंटू 1/m, या फिर यहाँ पे बस क्या करो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से डिवाइड कर दो m से, या फिर 1/m इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख दो, एक ही बात है ना। अरे वही हुआ ना, वहां 1/n लिखा था, यहाँ 1/m लिखा, क्योंकि यहाँ मास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मास की। मास। ठीक है, 1 ग्राम। तो देखो ये हो जाएगा मेरा एस, इसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, कहीं कहीं यहाँ सी एस से भी कर देते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। जैसे मोलर हीट कैपेसिटी को हम सीएम से कर रहे थे ना, इसको कई जगह मैंने देखा है सी एस से भी करते हैं डिनोट। तो वो आपके ऊपर है, आप एस से करो, सी एस से करो, आपको जैसे मर्जी अच्छा लगे वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। अब ऐसी मैं इसको एस को क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन रहा है? सी बन रहा है। क्या बन रहा है? सी। तो ये 1/m इंटू सी हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? सी इक्वल्स टू हो जाएगा एस इंटू एम। ठीक है, बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं? जल्दी देखो, यहाँ पे साइंस का पूरा मैं ही देखता हूँ, फिर साइंस का पूरा मैं ही देखता हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा यूनिट पे ध्यान दे लेना, ठीक है, जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि देखो टेम्परेचर की भी यूनिट है ना, टेम्परेचर अपॉन में आ रहा है तो डिग्री सेल्सियस इसलिए अपॉन में आ रहा है, बाय में। ठीक है, वरना आप सोच रहे होगे कि डिग्री सेल्सियस ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि देखो डेल्टा टी है ना, टी टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, और क्यू के लिए क्या लेते हैं? जूल लेते हैं, और क्योंकि एम आ गया तो ग्राम से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख पाओगे, यहाँ पर जूल पर मोल क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पर 1/n था, और एन की यूनिट तो मोल होती है, तो वही है जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही यहाँ पर देखोगे तो क्या लिया था, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ जूल पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा देखो, एस क्या है? हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड पाथ फंक्शन है। अरे हमें पता है हीट के लिए क्या होता है, हीट हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये स्टेट पे, फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। वो स्टेट फंक्शन अलग होते हैं, वो वाले स्टेट फंक्शन हमने देख लिए थे, है ना, कल। टेम्परेचर हो या फिर वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, वो तो एक अलग चीज थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी की। और इस पूरे चैप्टर में अगर आप देखोगे ना, तो आप हीट ट्रांसफर हो गया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो गया, हीट कैपेसिटी है, इसकी हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर ही इसके बारे में है, अगर मैं एक तरीके से बोलूं तो आपको इस चैप्टर में तो ये सारी चीजें भर भर के देखने को मिलेगी। और अच्छा है, मैं इसको खराब नहीं मानता हूं, मैं इसको बेटर मानता हूं। क्यों बेटर मानता हूं? क्योंकि देखो इसमें आपकी तैयारी हो रही है, इसमें आपका फायदा हो रहा है और किसी का नहीं। अगर किसी का इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो आपका हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस, थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो एस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन एम डी टी। एस का वैल्यू, एस का फॉर्मूला यही था ना, अभी हमने पढ़ा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/m, है ना, मास से करते हैं डिनोट स्पेसिफिक हीट को। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो मैं इस साइड कर देता हूं, एस ऐसे होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो देखो यहां से मैं डेल्टा क्यू को क्या लिख सकता हूं, एस इंटू एम डेल्टा टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है आपको। आई नो, मेरे को पता है आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, आपको पूरा स्टेप याद नहीं की रखना है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ लास्ट में फॉर्मूला याद करना है। तो देखो ये आ जाएगा Q इक्वल्स टू, ये इसमें एम एस से मल्टीप्लाई होके एम एस डेल्टा टी। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर पाओगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये कैसे हुआ, देखो इंटीग्रेशन आपको आता ही नहीं है, यहाँ पे ये एस जो है, एस हो गया या एम हो गया, डेल्टा टी के इंडिपेंडेंट था तो यही आ जाएगा।
ठीक है, और डेल्टा क्यू का तो क्यू ही आएगा इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन नहीं आता कोई बात नहीं, आपको पूरी डेरिवेशन याद भी नहीं करनी, और वैसे भी तो एक ही स्टेप था, ऐसे यहाँ पे लगाया और क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी आ गया बस। और ये जो स्मॉल क्यू है, इसको आप स्मॉल क्यू और कहीं कहीं कैपिटल क्यू भी लिखा हुआ देखोगे, तो ऐसा कोई घबराने वाला इशू नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखो, इस पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो अभी क्या कहा, क्वेश्चन आते हैं, और देखो क्वेश्चन आ गया, मतलब क्वेश्चन का मैंने नाम लिया और क्वेश्चन हाजिर हो गया। पढ़ो इसको। द स्पेसिफिक हीट ऑफ गोल्ड इज दिस डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड के लिए, एयू के लिए बतानी है। ठीक है, सोना। अब देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, एस की वैल्यू यानी कि 0.129 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है। व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी, सीएम निकालना है। सीएम का फॉर्मूला क्या होता था, मोलर हीट कैपेसिटी का 1/n इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और ऐसी अगर मैं एस का फॉर्मूला बोलूं तो ये कितना होता था, 1/m इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यही होता था। अब देखो मैं इसको इसकी तरह बना दूंगा, कैसे बना दूंगा, देखो ध्यान से। एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मेरा कभी भी, एम अपॉन एम होता है, यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एन की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पर एन की वैल्यू वहां से उठा के रख दो, तो सी एम हो जाएगा 1/n था ना, तो ये हो जाएगा एम, और वो एम ऊपर आ जाएगा कैपिटल वाला, यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। अब देखो ये पूरा वाला जो केस है, ये 1/m, इस m को हटा दो तो 1/m, एक सेकेंड, तो यहां से इसको हटाओ तो 1/m इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये यही नहीं बन गया, ध्यान से देखो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी अपॉन एम, और यहाँ पर भी डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा टी अपॉन एम, तो ये पूरा मेरा एक तरीके से एम इंटू एस ही हो गया ना। जरा इस स्टेप को एक बार चेक करो, तो मोलर मास इंटू ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया हमारा सीएम। और वैसे भी ये यही होता है, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाया है। अब इससे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो सीएम क्या हो गया, मोलर मास कितना होता है गोल्ड का, गोल्ड का मोलर मास लगभग 196 से 197 होता है, 197 मान के चलते हैं। ठीक है, तो 197 इंटू एस, एस की वैल्यू कितनी थी 0.129, मल्टीप्लाई करो। इसको अगर मैं 200 मान लूं, इसको 0.128 मान लूं, तो कितना आएगा, 0.13 का अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करता 26 आता, उससे तो बहुत कम आएगा, 25 से 26 के बीच में आएगा। रुको, मेरी मैथ्स अच्छी है थोड़ी सी, मैं कर लेता हूँ। ये आ गया 2 पॉइंट में 4 आ गया, इधर से 4 और 1, ये 25.4। एक बार चेक करना 25.4 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको चेक करना ही होगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। और यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर, ये होता है सीएम मोलर, मोल के लिए तो जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। एक बार चेक करो, ये कैलकुलेशन वाइज भी चेक करना है और क्वेश्चन भी चेक करना है सही किया है कि नहीं।
ठीक है, समझ आ गया ना ये वाला क्वेश्चन सबको? एक और बात समझाऊं। देखो, स्पेसिफिक हीट दी हुई थी गोल्ड की कितनी, 0.129 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब मुझे मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गोल्ड बतानी थी। क्या बतानी थी? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गोल्ड। और मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गोल्ड निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए दोनों का, यानी स्पेसिफिक हीट का भी मोलर हीट का भी। स्पेसिफिक हीट गिवन थी, उसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, 1/m इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी का था 1/n इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला पे ध्यान दो। फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, और फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, गारंटी से कह रहा हूँ ये चीज। थर्मोडाइनमिक इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी तो सेकेंडरी चीज है, और प्रोसेसेस जो इसमें आएंगे अभी थर्मोकेमिस्ट्री में, वो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाले हैं, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ इसमें अपना बेस अच्छा करके चलो। तो मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स को खोल के लिख लिया। ये होता है मेरा m अपॉन एम, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से मैंने लिखा तो m अपॉन एम ऊपर आ गया, और ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी अपॉन एम, ये मेरा वही बन गया s। तो यहां से मैंने लिख दिया इसको m इंटू एस। क्या लिखा? m इंटू एस। और देखो, मोलर मास मुझे पता है गोल्ड का कितना होता है, 197 इंटू जो मेरे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन थी, वही मैंने यहाँ पर पुट कर दी। और सॉल्व करके कितना आ गया, ये आ गया। बस यही तो करना था, और क्या करना था बताओ जल्दी। क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो 100% क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा एक लेवल अप होगा, ये वाला। पेन चेंज करते हैं, ग्रीन ग्रीन बहुत हो गया है। अब हम लेंगे येलो। हाँ, तो देखो, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 25 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। The heat necessary to raise the temperature of 54 ग्राम of aluminium, atomic mass 27 ग्राम पर मोल। ये नहीं भी देते तो हमें पता था एल्यूमिनियम का 27 होता है। फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इज। अब देखो, इसमें क्वेश्चन को आपने पढ़ा। अब इस क्वेश्चन में हमें पढ़ के क्या समझ आया कि हमें निकालना क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, और हमें गिवन क्या क्या है, नहीं मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है शायद, हाँ मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है। हमें हीट निकालनी है, तो अगर सिर्फ हीट बोला है ना तो हमें हीट कैपेसिटी समझ के चलना है, क्या? सी। ठीक है, तो सी निकालना है हमें। और हमें सी एम गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना मोलर हीट कैपेसिटी, तो सी एम तो मुझे गिवन है, जो जो गिवन है इसलिए निकाल के रख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 25 जूल पर केल्विन है ना, ऐसे ही लिखते हैं, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और और क्या गिवन है, मास गिवन है, m इक्वल्स टू 54 ग्राम। और क्या गिवन है जल्दी बताओ। और मुझे टेम्परेचर गिवन है, T1 है 30 डिग्री सेल्सियस, T2 है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? अब देखो करना क्या है हमें, हमें निकालना है सी। क्या निकालना है? सी। ठीक, इतना समझ आ रहा है आपको? हमें निकालना क्या है, ये चीज तो समझ आ रही है। और अब हमें पता क्या है, ये भी चीज पता है। अब देखो, मुझे पता है सी एम इक्वल्स टू क्या होता था, मैं इसी से निकाल दूंगा सब कुछ। सी एम का फॉर्मूला क्या होता था जल्दी बताओ, 1/n इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना? मोलर हीट कैपेसिटी यही थी ना, 1/n इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू दी है 25। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं तो मैं सी भी निकाल पाऊंगा, क्योंकि सी तो डायरेक्टली क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ही तो होता है। यही तो होता है सी का फॉर्मूला तो यही होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये तो मेरा सी ही हो गया, तो यानी कि 1/n इंटू सी इक्वल्स टू कितना है, 25। तो यानी सी मेरा 25n है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे ये n निकालना है अभी। अभी ये लिखने से पहले मैं ये लिखता हूं, सी हो गया 25 इंटू एन। अब ये n निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। ये कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, n की वैल्यू निकाल लो पहले, क्या होगी? n मेरा हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना हो जाएगा, यानी कि 54 गिवन है मास यहाँ पर, और ये मोलर मास है 27। डिवाइड मारा मैंने, यहाँ से आया 2। कितना आया, 2। अभी ये सॉल्व नहीं होगा आई थिंक, अभी इसमें कुछ बाकी रह गया है, क्योंकि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी तो दे दिया है मेरे को।
हम्म, एन इंटू सी एम इंटू डेल्टा टी होगा ना। हीट निकालना है ना मुझे, हाँ, तो पहले मैं सी निकाल लूंगा, फिर मैं डेल्टा क्यू डेल्टा टी वाला कर दूंगा। ठीक है, वो बाद में मैं कर दूंगा। ठीक है, मुझे सी भी निकालना है और फिर वो भी निकालना है ना, डेल्टा क्यू हीट निकालनी है ना। ठीक है, अब समझ आ गया, आप कंफ्यूजन दूर हो गई। तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए पहले मैं सी निकाल लेता हूँ, फिर निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ से सी निकालो, तो ये हो गया 25 इंटू 2, कितना हुआ 50। यहां तक देखो 50 आ गया सी। अब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी में रख दो इसको, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा सी इंटू डेल्टा टी। कितना हो जाएगा सी इंटू डेल्टा टी। अब सी की वैल्यू आई मेरी 50, कितनी आई 50, इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा T2 - T1, यानी 50 - 30। अब देखो बहुत लोग कहेंगे कि इसको केल्विन में क्यों नहीं चेंज किया, डिग्री सेल्सियस में क्यों निकाला। अरे टेम्परेचर सेम रहता है, चाहे आप केल्विन में करके इसको माइनस करोगे तब भी 20 आता, और डिग्री में करके करोगे तब भी 20 आएगा। 50 - 30 20 बस। तो ये हो गया मेरा 50 इंटू 20। ये कितना आ गया 5 इंटू 2 10, और ये हो गया पूरा का पूरा 1000 जूल। ठीक है, कितना आ गया 1000 जूल। अब ऑप्शंस में चेक कर लो। अच्छा, ऑप्शंस में सारे किलो जूल में है ना, हाँ तो ठीक है, 1000 जूल मतलब 1 किलो जूल, यही हो गया ना। इसको मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ 1 किलो जूल। 1 किलो जूल का मतलब यही होता है 1000 जूल। आपको पता है ना, जहां भी किलो आ जाए मतलब 1000। 1 किलोग्राम मतलब उसमें कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो यानी कि 1 किलो जूल का मतलब यही हुआ ना 1000 जूल, तो यहाँ पर 1 किलो जूल जहां भी हो उसको लगा दो, बस हो गया। एक बार और क्लियर कर देता हूँ ये वाला, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और 80% से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन गलत भी करके आएंगे, मुझे पता है। कंफ्यूज क्या होते, वो सी तक पहुंच जाते फिर डेल्टा क्यू में कंफ्यूज हो जाते। तो देखो मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा पहले मुझे सी निकालना है, मुझे पता था क्यू निकालना है, पर पहले मैं जब तक सी नहीं निकालूंगा जब तक डेल्टा क्यू कैसे निकाल लूंगा। तो देखो सीएम का मुझे गिवन था वैल्यू, तो सीएम का मैंने फॉर्मूला लिखा, और इससे मैंने ये देख लिया कि ये सी अपॉन एन है। ये वैसे भी पता है हमें सी अपॉन एन होता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा था। तो देखो यहाँ से मैंने सी को निकाला 25 इंटू एन, एन यानी नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे एल्यूमिनियम के लिए, क्योंकि इसका मास गिवन था यहाँ पे 54। तो ये हो जाएगा 54 अपॉन मोलर मास यानी 27, कितना आया 2। तो यहां से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 50 आ गया, कितना आ गया सी की वैल्यू 50। इसको यहाँ पुट कर दिया कि 50 इंटू डेल्टा टी यानी 50 - 30 20, तो ये कितना हो गया 1000 जूल, यानी कि 1 किलो जूल। अब बताओ अब समझ आया कि नहीं, अब क्लियर हुआ कि नहीं, अब तो पक्का क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, अरे चेक करो जल्दी से इसको। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अरे खत्म हो गई क्या स्लाइड, एक सेकंड। अच्छा, आज इतनी ही आई है। ओ, चलो कोई नहीं, फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हमने इस लेक्चर में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ देख लिए। जीरोथ लॉ हमने देखा, फर्स्ट लॉ हमने देखा, क्वेश्चन बेस्ड देख लिए उसके ऊपर। हीट कैपेसिटी को हमने समझा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है ये हमने समझा। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है उस पे क्वेश्चन देखे, उसके फॉर्मूलाज देखे, तो बहुत सारी चीजें हमने देख ली है। लगभग लगभग काफी सारा पार्ट हमारा आज का क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि आपको फॉर्मूलाज रिवीजन करने ही होंगे, आपको फॉर्मूलाज याद करने ही हैं, करने ही पड़ेंगे। ऐसा उसके लिए कोई चॉइस नहीं है, वो तो करना ही है। तो मैं आपको हाँ इजी ट्रिक्स बता सकता हूँ। आप क्या करो ना, एक फॉर्मूला शीट बना लो। फॉर्मूला शीट तो आपको पता होगी, वो जो A4 से बड़ा साइज वाला आता है ना, A2 साइज वाला पेपर, उस पे थर्मोडाइनमिक्स के केवल आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं। ठीक है, ये चीज आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल भी होंगे, आप अगर सर्च भी करोगे तो थर्मोडाइनमिक्स के सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे। ठीक है, उस पे क्या करो, आप सारे फॉर्मूलाज लिख लो, हाथ से बाय हैंड लिखो, और उसको डोर पे चिपका दो। डोर पे चिपकाओगे ना अपने रूम के, तो आपको निकलते बढ़ते दिख जाएगा वो। ठीक है, 3 दिन तक आप थर्मोडायनेमिक्स के लगा के रखो। 3 दिन के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके 3 दिन बाद आप दूसरा चैप्टर ले लो। सपोज करो आपने ले लिया
जीओसी, उसके बाद हमने आपने कुछ और रख लिया, आपने नेम रिएक्शन ही लिख ली, सपोज करो ऑर्गेनिक के लिए सारी, आपने कोई और चैप्टर ले लिया, पीरियोडिक टेबल आपने लगा दी कि मुझे यही याद करनी है। मतलब कुछ भी आप बदल बदल के चेंज करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब वो ही हमेशा रखी रहेगी तो वो भी बोर कर देगी। तो आपको हमेशा क्या करना है, चेंज करते रहना है, और यही चेंज आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप नीट की तैयारी में अपने आप को झंझोर के नहीं रखोगे ना, अगर आप उसको सीरियसली नहीं लोगे ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आप मतलब मस्ती करने आए हो। और इवन आप, बहुत सारी चीजें मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैं इतना ज्यादा क्यों मतलब आपको फोर्स करूं, इतना ज्यादा क्यों बताऊं, क्योंकि आप खुद समझदार हो चुके हो। अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, आप ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हो, आप टीनेजर हो, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। थोड़े समय बाद आप 18+ भी हो जाओगे आई थिंक, और कुछ तो होंगे भी, हो सकता है जो देख रहे होंगे, जो ड्रॉपर्स होंगे वो देख रहे होंगे ये वीडियो, तो वो तो और भी ज्यादा मैच्योर होंगे। तो देखो, तैयारी आपकी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, आपने पढ़ा इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अभी भी कह रहा हूँ, अपनी पढ़ाई पर आपको फोकस रहना है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये जरूर बताना। हाँ, हेट कमेंट्स बिल्कुल मत रखना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, देखो हेट कमेंट से कोई फायदा नहीं है, उससे आपकी भी इमेज खराब होगी। हाँ, आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो, ठीक है, उसको हम बिल्कुल लाइटली देखेंगे, हम लाइटली देखेंगे, बिल्कुल हेल्दी वे में हम उसको देखेंगे। ऐसा नहीं हम आप पर गुस्सा कर देंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर आपका कमेंट हमें लगता है कि हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल है, या हमें उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि हम कुछ उससे सीख पा रहे हैं, या कुछ हम गलती कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो वो फिर भी ठीक है, वो फिर भी हम उसको कंसीडर करेंगे। बट हेट कमेंट्स नहीं चाहिए हमें, कोई भी खराब कमेंट जिससे कि जो सीरियस बच्चा देख रहा है उसको भी अच्छा ना लगे, वैसा कमेंट हमें नहीं चाहिए। तो वो आप एक बार देख लेना। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस। ओके, मिलेंगे पक्का नेक्स्ट वीडियो में।